मोलतोल इंडिया में आपका स्वागत है। मैं कमल शर्मा। हमारे साथ है बीजेएसएन एग्रो इंपेक्स दिल्ली के प्रमुख सुनील बलदेवा जी, जो दलहन सेक्टर में एक जाना पहचाना नाम है। दलहन सेक्टर के ए टू जेड को हम उनसे इस खास इंटरव्यू में जानने की कोशिश करेंगे। सुनील जी नमस्कार, आपका इस कार्यक्रम में वंदन अभिनंदन। सुनील जी, नमस्कार क्या कमल जी। सरकार को मटर, मसूर और चने को भी ओजीएल के तहत लाना चाहिए, या इसके आयात पर इस तरह का कदम उठाने की अभी जरूरत नहीं है? नमस्कार कमल जी। पहले तो मेरे को मौका देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके पहले प्रोग्राम के रिकॉर्ड व्यूवर्स के लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई हो। जैसा कि आपने बताया करीबन 7,000 के लगभग आपको व्यूवर्स मिले आपके पहले प्रोग्राम में, उसके लिए बहुत बहुत बधाई। जहां तक आपने ओजीएल के लिए पूछा कि मटर के लिए, तो देखिए ओजीएल नहीं है, कोटा है, और मटर को गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन की श्रेणी में डाल रखी है। और शायद मटर को सरकार, क्योंकि मटर, एक आपको बात बताऊं कमल जी, 2012-13 में हम केवल 4 लाख टन मटर इंपोर्ट करते थे, और यहाँ करीबन 12-15 लाख पैदा करते थे। बाद में जाके 2015-16 में हम 15-16 लाख टन मटर लाने लग गए, और यहाँ पे पैदा 3-4 लाख टन होने लग गई। मतलब समूची कहानी जो है 4-5 साल में उल्टी हो गई, क्योंकि बाहर के मटर इतनी सस्ती पड़ती थी। इसलिए सरकार ने इस मटर को न केवल 50% ड्यूटी लगाई, बल्कि कोटा में भी किया, और उसकी एमआईपी को भी बढ़ाया। मिनिमम इंपोर्ट प्राइस जो है मटर की इतनी ज्यादा रख दी कि किसी भी हालत में इसका इंपोर्ट ना हो सके। इसलिए इसलिए मुझे लगता है कि सरकार ने इतने कठोर कदम मटर के लिए उठाए थे। तो मटर एक छोटी हो सकती है, छोटी क्वांटिटी सरकार छूट दे दे, लेकिन बड़ी क्वांटिटी मुझे नहीं लगता छूट देगी। जहां तक मसूर और चने की बात है, मसूर और चना ऑलरेडी ओजीएल में है। ये इस पे केवल गवर्नमेंट ने ड्यूटी लगा रखी है। चने पर 60% दोनों ड्यूटी है, बेसिक और कृषि सेस को लेके दोनों ड्यूटी मिला के 60% है, और 10% उस पे दूसरा सेस है। तो टोटल मिला के 66% चने पे ड्यूटी लगती है। लेकिन चना आप जितना मर्जी ला सकते हो 66% ड्यूटी देके, लेकिन चूंकि बाहर भी दाम इतने ऊपर है कि 66% ड्यूटी देके करीबन चना जो है 75 के लगभग यहाँ पे पड़ेगा इंडिया में आके। तो इसलिए कहीं न कहीं इसका इंपोर्ट होना संभव ही नहीं है। जहां तक मसूर की बात है, मसूर हालांकि इंटरनेशनल मार्केट तेज है, और यहाँ पे भी ड्यूटी 30% है। 10% बेसिक इंपोर्ट ड्यूटी है, और 20% सेस है। 30% उसके ऊपर 10% और एक्स्ट्रा सेस है, तो 33% टोटल ड्यूटी जो है वो लेंटिल पे लगती है। लेंटिल इस पे इंपोर्ट हो रही है। अभी भी जून मंथ में भी 2 वेसल लेंटिल के बिक चुके हैं इंडिया के लिए। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट तेज है, लेकिन फिर भी इंडिया में चूंकि मसूर तेज थी, इसलिए मसूर जो है इंपोर्ट हुई है। तो हो सकता है कि मसूर पे कुछ ड्यूटी कम करने के बारे में सरकार सोच ले, क्योंकि मसूर जो है वो करीबन अपनी एमएसपी से 15% तेज बिक रही है। तो हो सकता है उस पर 10% ड्यूटी कम करने की सोच ले। लेकिन मुझे नहीं लगता कि चने को सरकार ड्यूटी कम करने की सोचेगी। और मटर में तो जहां तक सरकार की पहले की जो नीति रही है उसको देख के तो ये लगता है कि इसमें कोटा आना भी बड़ा मुश्किल है। जी। सुनिए, उड़द तुअर और मूंग को जो ओजीएल के तहत लाया गया, उससे बाजार के सेंटीमेंट पे किस तरह का असर देखने को मिला, या क्या इसके बढ़ते हुए प्राइस पे कोई लगाम लगी है? देखिए, जो जब फ्री कोटे में जब लाइसेंस से ओजीएल में जब इसको अलाउ किया, उससे पहले सरकार 4 लाख टन उड़द का कोटा जारी कर चुकी थी, और 4 लाख टन ही तुअर का कोटा जारी कर चुकी थी, और 1.5 लाख टन मूंग का कोटा जारी कर चुकी थी। इसके अतिरिक्त 4 लाख टन कोटे के अलावा तुअर जो है 2 लाख टन एमओयू जो साइन कर रखा है इंडिया गवर्नमेंट ने अफ्रीकन कंट्रीज के साथ, उसके तहत भी माल आना था। तो यदि ये इसमें जब सरकार ने कोटा दिया, उसके बाद कुछ साउथ में कुछ मिल वाले इसके अगेंस्ट हाई कोर्ट में कि ये कोटा केवल मिल वालों को मिलना चाहिए।
उस सब चीजों में देर हो जाती और यहाँ पे जो है भाव बढ़ रहे थे, इसलिए सरकार ने इसको ओजीएल में कर दिया, फ्री कर दिया, कोई क्वांटिटी रेस्ट्रिक्शन नहीं रखी। लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि जो सरकार ने कोटा दिया था, फ्री होने के बावजूद भी उससे कम माल आएगा। जहां तक हम उड़द की बात करें तो उड़द जो है केवल बर्मा से आती है, वहां केवल 3 लाख टन ही स्टॉक है उड़द का, और 3 लाख टन से ज्यादा उड़द, वो भी सारी इंडिया नहीं आ सकती। उसके अलावा भी वहां पे उसके अलावा भी ग्राहक म्यांमार के पास रहते हैं। तो मुझे लगता है कि 4 लाख टन का कोटे को सामने भी 2 से 2.5 लाख टन मैक्सिमम उड़द जो है इंडिया आ सकेगी। जहां तक तुअर की बात करें, 2 लाख टन तुअर एमओयू के अंतर्गत जो अफ्रीकन कंट्रीज से आती है वो जरूर आ जाएगी, लेकिन जो 4 लाख टन जो फ्री कोटे से जो दे रखा था, मुझे लगता है 4 लाख फ्री करने के बाद भी नहीं आएगी। हाँ, जब तक मूंग का, मुझे लगता है कि मूंग की इंपोर्ट खोलने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हमारे यहाँ करीबन 5 मूंग की फसल आती है छोटी छोटी, और अभी समर की फसल भी आने वाली थी। और मूंग जो है वो एमएसपी क्योंकि 69 है, उसकी सबसे जो ऊपर की एमएसपी है वो मूंग की है दालों में, तो एमएसपी के आसपास या उससे 1-2 रुपया नीचे ही बिक रही थी। तो मुझे लगता है इसको ओजीएल में नहीं रखना चाहिए था सरकार को। हाँ ठीक है, उड़द और तुअर में इन्होंने रखा तो अलग कंसर्न था। मूंग में जरूर किसानों को इसको सफर करना पड़ेगा जब समर की जब फसल किसानों की आएगी तब। तो अगस्त महीने से देश में त्योहारों का सीजन पूरा शुरू हो जाता है, कई त्योहार आते हैं और वो दिवाली तक चलता है ये सीजन। तो कोविड के मामलों में भी अब गिरावट हम देख रहे हैं, अनलॉक प्रक्रिया भी कुछ जगह शुरू हुई है, और हालांकि ठीक है कि कुछ जगह लॉक जो है पीरियड लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। तो चेन्नई में आप कैसी डिमांड देखते हैं आने वाले समय में? देखिए कमल जी, मई और जून महीना में इंडिया में कम डिमांड रहती है। इसके 2 कारण बेसिकली रहते हैं। एक तो आम की फसल होना, उसके चलते दालों में गिरावट रहती है। दूसरे, हरी सब्जियां बहुत ज्यादा मात्रा में, सस्ती मात्रा में उपलब्ध होती है, इसलिए भी इसकी डिमांड कम रहती है। और इस बार सबसे ज्यादा कम होने का डिमांड कम होने का एक कारण रहा था कि कोविड के कारण वेडिंग और कॉमर्शियल डिमांड जो थी वो बहुत काफी कम थी। तो इन तीनों चीजों का चलते मुझे लगता है कि मई और जून में काफी डिमांड रही थी, और भाव में भी गिरावट इसी कारण आई है। मुझे लगता है जो उड़द तुअर में भी गिरावट आई है वो ज्यादातर इसी वजह से आई है, क्योंकि मई जून में डिमांड नहीं थी और डिमांड कम। सारा जो बाजार चलता है वो डिमांड एंड सप्लाई पे ही चलता है, और जब इंपोर्ट खुल गया तो बाहर का माल भी सप्लाइड आने लग गई, तो दोनों तरह से माल आने से मंदा आ गया था। जहां तक चने की बात करेंगे तो चने में चूंकि सरकार ने जब स्टॉक मांगा और स्टॉक का वेरीफाई का भी ऑर्डर दिया स्टेट गवर्नमेंट को, उसके बाद फार्मर्स जो है वो मंडियों में जाना थोड़ा सा रुक गए थे मंडियों जाने से। वैसे भी कोविड टाइम में थोड़ी सी दिक्कतें आ रही थी, व्यापारियों को भी और किसानों को भी दिक्कत आ रही थी कि वो मंडी तक माल लेके आए। तो मुझे ये लगता है कि किसान जो है वो माल मंडी में लाके नहीं बेच पाए थे। अभी भी किसानों के पास एक अच्छा खासा माल हो सकता है, जिसका फर्क हमें जून मंथ में दिखाई देगा। जहां तक भाव की बात है कि 4600 4650 के भाव मंडिया ऑलरेडी गुजरात और महाराष्ट्र में बिक रहा है। हालांकि राजस्थान में कुछ भाव ठीक है, वहां पे 5000 की मंडिया बिक रही है, लेकिन एमएसपी से ये अभी भी बहुत नीचे है। तो मुझे लगता है कि ज्यादा किसान जो है मंडियों में माल नहीं लाएगा, क्योंकि सरकार भी काफी जगह 15 तारीख तक खरीदी चालू कर चुकी है, और ये शायद आगे भी कुछ स्टेट शायद आगे भी बढ़ाने की रिक्वेस्ट सरकार ने खुद ने भी की है नाफेड के द्वारा, और स्टेट गवर्नमेंट भी उसकी रिक्वेस्ट कर रही है कि खरीदी को जो है आगे बढ़ाया जाए। तो मुझे लगता है कि सरकारी खरीद भी पूरे जून महीने में चालू रहेगी, और जून महीने में चूंकि अनलॉक की तरफ हम जाएंगे तो किसानों का माल भी आएगा। लेकिन एक सबसे बड़ी बात बताऊं कि 1.5 महीने से कोई भी कॉमर्शियल खरीद नहीं हुई है, न बेसन की खरीद हुई है, न वेडिंग की कोई वेडिंग डिमांड आई है, न कोई पार्टी वगैरह की डिमांड आई है। तो मुझे लगता है कि वो डिमांड भी एकदम से 15 जून के बाद हमें दिखाई देगी। तो मुझे लगता है 15 जून के बाद सप्लाई भी बढ़ेगी, डिमांड भी बढ़ेगी, कामकाज भी बढ़ेगा, और मार्केट भी जो है ठीक रहेगा, और किसानों को भी एमएसपी दोबारा मिलने की संभावना रहेगी जुलाई और अगस्त महीने में। आपने कहा कि जुलाई अगस्त में रहेगी, पर मंडी अभी 4600 रुपए क्विंटल के आसपास बिक रही है।
और हम ये कहें कि ऊपरी प्राइस से काफी नीचे चना फिसल गया है, तो आपको कोई लगता है कि इसका बॉटम क्या हो सकता है जब तक वापस एक इसमें एमएसपी की ओर बढ़ने की वापस चांस आए तब तक? देखिए मुझे लगता है ये बॉटम ही है 46 47। जैसा मैंने बोला कि सरकारी खरीद भी रहेगी तो किसानों के पास ऑप्शन रहेगा कि सरकारी खरीद में माल को बेच देना है कि मंडियों में लाएं। जब फर्क 2-3 रुपए का होता है तो किसान मंडी में लाना चाहता है, जब फर्क 5 रुपए उससे ज्यादा हो जाता है तो किसान जो है वो सरकार को ही तोलना चाहता है। एक बात और बोलना चाहूंगा कमल जी, कि जैसा सरकार सोच रही है कि तेलों में ड्यूटी, आपने देखा होगा इतने बढ़ने के बाद भी तेलों में ड्यूटी नहीं घटाई गई है, उसके पीछे भी एक सीधा साधा लॉजिक मुझे यही दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि कंज्यूमर को एक आध साल के लिए, थोड़े समय के लिए कठिनाई हो, लेकिन तिलहन के भाव इतने ज्यादा रहे कि किसान अपने आप किसान गेहूं और चावल को छोड़ के तिलहन की तरफ मुड़ने को विवश हुए। ऐसा ही सरकार को दालों में भी करना पड़ेगा। दालों के भाव एमएसपी से ऊपर रखने पड़ेंगे ताकि जो हमें 20-30 लाख, जो हम 60 लाख टन दाल इंपोर्ट कर टन में पहुंच गए, हम 20 लाख टन भी दाल इंपोर्ट ना करके हम पहले एक्सपोर्ट करते थे तुअर दाल को। 2004 से पहले हम तुअर दाल को बहुत अच्छी मात्रा में एक्सपोर्ट करते थे। तो हम यही चाहेंगे कि दोबारा जो है हम एक्सपोर्ट तुअर चना दाल को हम एक्सपोर्ट कर सके। उसके लिए एक जरूरी है कि एक सीमा तक, एक लिमिटेड टाइम तक उपभोक्ता को हो सकता है थोड़ी बहुत परेशानी हो। एक बात और बताना चाहूंगा कि 255 लाख टन दाल जो पैदा होती है, उसको यदि हम 130 करोड़ जनसंख्या में उसको हम बांटे तो रोज का एक आदमी 55 ग्राम दाल खाता है। और एवरेज में यदि हम चना दाल, मूंग दाल, उड़द दाल, सब दालों की यदि एवरेज हम रिटेल प्राइस निकालेंगे तो 100-110 रुपया होता है। इसका मतलब 5.5 रुपया एक आदमी पर दाल का केवल खर्चा है, जो न्यूट्रिशियस वैल्यू को देखते हुए शाकाहारी आदमी के लिए बहुत ज्यादा नहीं है। तो मुझे लगता है कि उपभोक्ता को कहीं ना कहीं थोड़े टाइम के लिए बियर करना पड़ेगा ताकि किसानों का भला हो, देश का भला हो। जो हम इंपोर्ट करते हैं, जो हम इंपोर्ट में हमारी विदेशी मुद्रा जाती है वो ना जाए, बल्कि हम देश में उन्हीं चीजों को उगाएं जिस चीज को देश की जरूरत है। क्योंकि देश को आज गेहूं और चावल की जरूरत नहीं है। आज हमारे पास सफिशिएंट स्टॉक गवर्नमेंट के पास गेहूं और चावल का पड़ा है। यदि एक साल तक हम नहीं भी उगाएंगे तो भी हमारे को खत्म नहीं होने वाला है। जबकि तिलहन हम इंपोर्ट कर रहे हैं, गेहूं चावल हमारी गोदामों में सड़ रहा है। तो मुझे ये लगता है कि गेहूं और चावल की तरफ मोड़ने के लिए आप भाव इतने बढ़ा दो कि किसान अपने आप विवश हो जाए कि हम उसी की खेती करें। जी, देखिए भारतीय मौसम विभाग ने आज वापस कहा है कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य आएगा। दालों के प्राइस जो है वो एक ठीक लेवल पर है। तो तुअर, उड़द और मूंग की जो खरीफ में बुआई है, क्या वो बढ़ सकती है या मौजूदा ट्रेंड को देखते हुए इसमें कोई बदलाव देखने को मिल सकता है क्या? यदि मानसून अच्छा रहेगा तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि मूंग, उड़द और तुअर तीनों की बिजाई जो है वो अच्छी खासी अच्छी हो और किसान अच्छी करे। लेकिन हमें एक बात ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि तिलहन के इस बार रिकॉर्ड भाव है, इसलिए हो सकता है कि ज्यादा किसान जो है तिलहन की लग जाए। लेकिन फिर भी मैं ये कहूंगा कि बाकी चीजें छोड़ के किसान जो है तिलहन और दलहन, ये दो की ही ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सोइंग करें, ऐसी मुझे उम्मीद है। और किसान करेगा भी, ऐसा भी मुझे उम्मीद है। क्योंकि कुछ क्षेत्र में यदि हम बात करेंगे तो दलहन ही बोई जाती है। जैसे हम राजस्थान के एकदम चूरू जिले की बात करेंगे, हम राजगढ़ की बात करेंगे, हम कुछ जिलों की बात करेंगे तो वहां के किसान दलहन पैदा करके खुश है। वहां दलहन की पैदावार भी बहुत अच्छी होती है क्योंकि यील्ड जो है वहां की काफी अच्छी होती है। तो पर हेक्टर या पर किसानों को एक अच्छा खासा भाव मिल जाता है। और चूंकि मूंग के भाव अभी भी 6,6200 है, एमएसपी 69 है, तो मुझे लगता है कि मूंग किस इधर का किसान जो है काफी अच्छी मात्रा में बोएगा। और जहां तक हम महाराष्ट्र की और एमपी की और कर्नाटका की बात करें तो मुझे वहां पे भी लगता है कि किसान जो है उड़द और तुअर की खेती अच्छी खासी करेगा। क्योंकि पिछले टाइम में हमने देखा है कि महाराष्ट्र में पानी की काफी कमी रही थी। यदि मानसून अच्छा आता है तो हमारे देश के लिए, हमारे किसानों के लिए और हमारे व्यापार के लिए, तीनों के लिए बहुत ही सुखद बात रहेगी। और हम आशा करते हैं कि जरूर जैसा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने जैसा भविष्यवाणी की है वो सच साबित हो और चारों तरफ एक अच्छी बारिश हो।
जी धन्यवाद सुनील जी, आपने काफी समय दिया और पूरे दलहन सेक्टर के A to Z को समझाया। और उम्मीद है कि दलहन सेक्टर से जुड़े हुए लोग इन चीजों को ध्यान में रख करके और लाभ ले पाएंगे। आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। जी।